ससुर ने सिखाया बहू को सबक। गोविंद जी अपने कमरे में किसी गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी कृष्णा आती हैं और चाय की ट्रे टेबल पर रखकर कहती हैं, ये लो आपकी चाय, मैं बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ। गोविंद जी अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं और वह सुन नहीं पाते। तो कृष्णा जी दोबारा कहती हैं, ये लीजिए आपकी चाय। तो गोविंद जी चौंक कर कहते हैं, क्या कहा तुमने? कृष्णा जी कहती हैं, मैंने कहा मैं चाय लाई हूँ, कहाँ खोए हो आप? गोविंद जी बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। जब बेटे की नौकरी लग गई तो शहर में घर इसलिए बनाया था कि हम भी बेटे और बहू के साथ रहेंगे। एक ही बेटा है हमारा। शहर में घर बनाए हुए 5 साल हो गए और अभी बेटे की शादी को भी कितने साल हो गए। पोता तो 2 साल का हो गया होगा, लेकिन अभी तक हम उनके पास नहीं जा पाए। बस अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। अब तो बच्चों के साथ ही रहेंगे और कितनी जिंदगी बची है हमारी। तो उनकी पत्नी ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मेरा भी पोते के बिना दिल नहीं लगता। बस बच्चों के पास जाकर ही रहेंगे अब। गोविंद जी बोले, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, जमीन भी ठेके पर दे दी है। 6 महीने में एक बार चक्कर लगाया करूंगा और बाकी फोन पर बात हो जाया करेगी। तो उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जैसा सही समझें। गोविंद जी बोले, तुम जाने की तैयारियां शुरू कर दो और 10 दिन में हम सारा काम निपटा कर बेटे और पोते के पास शहर में चलेंगे। तुम्हारी लाडली बेटी राधिका भी आने का बोल रही थी, उसको मना कर देते हैं, यहाँ ना आए, सीधा शहर में आए, उधर ही हम लोग उसके भाई के घर में मिलेंगे। कृष्णा जी ने अपनी बेटी के बारे में सोचकर कहा, मैं अभी उसे फोन कर देती हूँ। कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया और अपनी पैकिंग का सारा काम निपटाकर दोनों पति पत्नी बेटे के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने बेटे को अपने आने की खबर नहीं दी थी। बिना बताए ही बेटे बहू के पास आ रहे थे। वह अपने बच्चों को सरप्राइज देना चाहते थे। उन्होंने पहुंचकर डोरबेल बजाई तो उनका बेटा बाहर आया और बाबूजी को देखकर चौंक गया। बेटा अपने माँ बाबूजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह माँ और बाबूजी के पैर छूता है और दोनों को अंदर ले जाता है। बेटे की पत्नी अभी तक सो रही थी। अजय बाबूजी को कमरे में बैठा करके अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे उठाते हुए बोलता है, देखो छाया, माँ और बाबूजी आए हैं, जल्दी से उठ जाओ। नींद में जब पता चलता है कि उसके सास ससुर आए हैं तो वे हड़बड़ाहट में उठती है। उसने सुबह सुबह लोअर टी शर्ट पहना होता है। छाया जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े चेंज कर लेती है और कपड़े चेंज करके माँ बाबूजी के पास आती है और उनके पैर छूती है। माँ बाबूजी उसे आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं, हमारा पोता कहाँ है? तो बहू जवाब देती है, बाबूजी वह अभी सो रहा है। तो वह बोले, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसे सोने दो, बाद में ले आना जब उठ जाएगा। वे अपने पोते से मिलने के लिए उसे गोद में लेने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। छाया किचन में आती है और चाय नाश्ता तैयार करती है। तभी राधिका भी अपने दोनों बच्चों और पति के साथ अपनी गाड़ी में वहां आ जाती है। अजय अपनी बहन, जीजाजी और भांजे भांजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर छाया को इस तरह से अचानक सबका आना अच्छा नहीं लगता। फिर भी वह सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। संडे का दिन था। अजय सबके आने से बहुत खुश था। वह माँ बाबूजी के साथ खूब बातें कर रहा था। इधर नाश्ते से निपटकर घर की साफ सफाई शुरू हो जाती है। साफ सफाई खत्म होते ही फिर से खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। राधिका खाना बनाने में अपनी भाभी का हाथ बटाती है और कृष्णा जी भी छोटे मोटे कामों में दोनों का हाथ बटा देती हैं। उसके बाद 4 बजे की चाय के साथ पकोड़े शुरू हो जाते हैं। इस तरह पूरा दिन खाना बनाने और बाकी कामों में निकल जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि सास ससुर और बेटे सब इकट्ठे हुए थे। इन सब से छाया घबरा गई थी। अगले दिन अजय सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है। छाया और उसके सास ससुर घर पर रह जाते हैं। इस तरह 1 हफ्ता निकल जाता है, पर उसके सास ससुर गांव वापस नहीं जाते हैं। अब काम करने में बहू को परेशानी होने लगती है। 2 साल अकेले रहने के कारण अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे रहती थी। कोई कहने सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब सुबह जल्दी उठो, नाश्ता बनाओ, तो उसे परेशानी होती थी। छाया खुद से बड़बड़ा रही थी, पता नहीं और कितने दिन रुकेंगे। एक तो अचानक आ गए, ऊपर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कब जाएंगे कुछ बताया भी नहीं। मैं तो थक गई हूँ रोज रोज इतना सारा खाना बनाते बनाते, बर्तन धोते धोते और इन सबकी जी हजूरी करते करते। आज जब ये ऑफिस से आएंगे तो इनसे जरूर पूछूंगी
कि माँ बाबूजी गांव वापस कब जा रहे हैं। शाम को जब अजय ऑफिस से आया तो छाया उससे पूछती है कि माँ बाबूजी गांव कब जाएंगे। तो अजय थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है, जब उन्हें जाना होगा चले जाएंगे, उनका अपना घर है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो छाया कहती है, ठीक है। इसी तरह 2 महीने निकल जाते हैं। छाया काम करते हुए बड़बड़ करती रहती है, जबकि उसके कामों में उसकी सास बराबरी से हाथ बटा दिया करती थी, बर्तन धो दिया करती थी, किचन की सफाई कर दिया करती थी, अचार मुरब्बे जो भी डालने होते थे, पापड़ भी बनाने होते थे, धनिया मिर्च को सुखाना, सब्जियों को साफ करना, ये सारा काम कृष्णा जी कर देती थी। फिर भी छाया को उनके साथ रहने में परेशानी हो रही थी। एक दिन अजय जब ऑफिस से आया तो छाया उससे कहती है, मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती, या तो माँ बाबूजी को गांव छोड़कर आओ, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ये सुनकर अजय के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी ऐसा भी सोच सकती है। अजय गुस्सा होकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तो छाया बोलती है, तुमने जो सुना वही सही है। मैं तुम्हारे माँ बाबूजी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पहले की तरह रहना है। मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। तुम्हारे माँ बाबूजी से मेरे ऊपर बंधन बन गया है। मैं अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तुम उन्हें वापस गांव भेज दो, नहीं तो फिर मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। रहो तुम इधर अपने माँ बाबूजी के साथ। छाया की बातें सुनकर अजय परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छाया ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। उसकी आंखों से नींद गायब थी। सुबह अपने माँ बाबूजी के पास जाता है और दोनों को देखता है। दोनों देखते हैं कि उसकी आंखें लाल हैं। उसके चेहरे से लगता है जैसे वह पूरी रात सोया नहीं। बाबूजी उसे देखकर पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या बात है, रात को नींद नहीं आई क्या तुम्हें। तो अजय कहता है, नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं, और तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। गोविंद जी और कृष्णा जी देखते हैं कि उनका बेटा कुछ परेशान है, चुपचाप रहने लगा है और ज्यादा बात भी नहीं करता है। इधर बहू भी चुप चुप सी हो गई है, वह भी ज्यादा बात नहीं कर रही है और सारे काम करते ही फौरन अपने कमरे में चली जाती है। तो गोविंद और कृष्णा जी को शक होने लगता है कि जरूर कोई बात है जो हमारी बहू हमसे छुपा रही है। ऐसे ही समय निकल रहा था। एक दिन शाम को अजय ऑफिस से घर आता है तो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और बाबूजी से बात भी नहीं करता। बाबूजी बहाने से अजय के कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं और कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। छाया अजय से कह रही थी, क्या आपने बाबूजी से बात की? गांव कब वापस जा रहे हैं? आपने 2 हफ्ते कर दिए बात करने में। अगर आपने कल बाबूजी से बात नहीं की तो मैं परसों ही अपने मायके चली जाऊंगी। तो अजय कहता है, मैं बाबूजी से क्या कहूं कि वे अपना घर छोड़कर यहाँ से गांव चले जाएं? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो छाया गुस्से में कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं घर में सबके साथ नहीं रह सकती। बाबूजी को गांव जाना ही होगा, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ये सुनते ही गोविंद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अपनी बहू को बेटी की तरह समझते थे। उन्होंने ये घर बनाया था और इसमें अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। गोविंद जी के कदम डगमगाने लगे, मानो उनका दिल निकलकर बाहर आ गया हो। बहू बेटे को धमका रही थी। उन्होंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनका सर चकराने लगा और वे वहीं बैठ गए। फिर खुद को संभालते हुए चुपचाप अपने कमरे में आ गए। गोविंद जी एक धैर्यशील व्यक्ति थे। वे जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। कृष्णा जी भी परेशान होकर कहती हैं, अब क्या होगा? तो गोविंद जी कहते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। देखो, अब हम इस बुढ़ापे में अकेले तो रह नहीं सकते। हमें अपने बहू बेटे के साथ ही रहना है, तो हमें कोई ना कोई हल जरूर निकालना पड़ेगा। हम अपने बेटे का घर भी नहीं तोड़ सकते और यहीं रहेंगे, और बहू भी हमारे साथ ही रहेगी। बस बहू को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। गोविंद जी सोच विचार कर रहे थे। वे अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम अभी बेटे से कोई बात मत करना और ना ही बहू से कोई बात करना। मैं 1-2 दिन में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। गोविंद जी की बातें सुनकर कृष्णा जी हाँ में सिर हिला देती हैं। 2 दिन बाद 11 बजे के करीब घंटी बजती है। गोविंद जी जाकर गेट खोलते हैं तो 2 आदमी उनसे मिलने के लिए आते हैं। गोविंद जी उन्हें पूरा घर दिखाते हैं और घर देखने के बाद वे दोनों गोविंद जी से कुछ बात करके वहां से चले जाते हैं। जब रात को अजय घर वापस आता है तब छाया उसे बताती है
कि कोई 2 आदमी घर आए थे और बाबूजी ने उन्हें पूरा घर दिखाया था। अगले दिन रविवार था। बाबूजी कहते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अजय पूछता है बाबूजी क्या दिखाना है? तो वो कहते हैं ये एक सरप्राइज है, तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा, जल्दी से तैयार हो जाओ और बहू से भी कह दो कि जल्दी से तैयार हो जाए, हमें अभी निकलना है। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और बड़ी अजीब सी जगह पहुंचते हैं। काफी दूर चलने के बाद 5 मंजिल की इमारत आती है। वे उन दोनों को लेकर वहां जाते हैं। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं। उन दोनों को अंदर ले जाकर गोविंद जी कहते हैं तुम दोनों अब यहीं रहोगे, ये इस कमरे की चाबी है, बाथरूम का इंतजाम कर दिया है मैंने और 2 महीने का किराया भी दे दिया है, आगे तुम खुद भर देना। इतना सुनते ही दोनों को बड़ा झटका लगता है। अजय कहता है आप क्या कह रहे हैं बाबूजी, हम इस घर में क्यों रहेंगे, हमारा तो अपना बड़ा घर है। तो बाबूजी बोले बेटा वे घर तुम्हारा नहीं है, हमारा है, हमारी मेहनत का बना हुआ घर है वो, और अब तो उस घर की डील पक्की हो गई है, हम बेचकर कल गांव जा रहे हैं। अब यही घर तुम्हारा है, इसमें आराम से रहो, खाओ पियो, और तुम्हारी इस घर में अकेले जिंदगी गुजर बसर हो जाएगी। तुम्हें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं है। और छाया बेटा, तुम्हें हमारा अपने साथ रहना पसंद नहीं है तो मत रहो, तुम्हारा पति हमारा बेटा हमने तुम्हें सौंप दिया है, अब तुम चैन से जिंदगी गुजारो। बाबूजी यह कहकर वहां से चले गए। बाबूजी के जाने के बाद अजय ने गुस्सा होकर छाया से कहा यह सब तुम्हारा किया धरा है, बाबूजी ने शायद हमारी बातें सुन ली थी, अब रहो तुम इस घर में। उसका पूरा दिन झगड़े में बिना खाए पिए निकल गया। छाया सोच रही थी कहाँ हमारा साफ सुथरा वातावरण वाला लॉन वाला घर, कहाँ ये छोटा सा घर। वह छत की तरफ देखती तो मच्छर भी घूम रहे थे। अब घुटन और गर्मी इतनी थी क्या बताएं। छाया सोचती है कि मैं अगर अजय की कमाई से आधा बचाकर भी पूरी जिंदगी जोड़ती रही तब भी वैसा घर नहीं बना पाऊंगी, और हमारे बेटे के भविष्य का क्या होगा। अजय की कमाई से तो हम सिर्फ खाना पीना ही कर सकते हैं, बेटे का भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा। तभी एक मच्छर छाया के गाल पर काट लेता है। छाया रोने लगती है। अजय आराम से सोया रहता है। छाया अजय को जगाने लगती है, तुम आराम से सो रहे हो, मेरी नींद खराब हो गई है, मुझे इस नर्क में लाकर बैठा दिया तुमने, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने सास ससुर के पास जाना है। दोनों की खूब तू मैं होने के बाद तय होता है कि वो माँ और बाबूजी के पास जाएंगे। छाया और अजय बेटे को लेने के बहाने बाबूजी के घर जाते हैं। माँ बाबूजी आराम से बैठकर चाय पी रहे थे, बेटा सो रहा था। वे बाबूजी को प्रणाम करते हैं तो बाबूजी पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। तो बहू कहती है बाबूजी हम आपके पास ही रहने आए हैं, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, अजय का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है, मैंने ही आपको गांव भेजने के लिए कहा था, अजय तो आपको यहाँ से भेजने के लिए भी तैयार नहीं था। माँ जी घर का आधा काम करती थी, लेकिन फिर भी मुझे आप दोनों का यहाँ रहना पसंद नहीं था। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबूजी, अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिए। माँ और बाबूजी ने छाया को अपने सीने से लगाया और बोले बेटी छाया, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, और हमने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि हम तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करा सकें। तुम्हें एहसास हो गया होगा, यही सबसे बड़ी बात है, और हमने तुम्हें माफ कर दिया, हम सब एक साथ रहेंगे। बाबूजी ने ठहाका लगाते हुए कहा लेकिन मच्छरों के साथ रात अच्छी गुजरी ना। सब हंसने लगे और इसी तरह उनका परिवार फिर से एक हो गया और एक साथ फिर से सभी उसी घर में रहने लगे। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में हालातों को देखकर हम ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जिससे रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं, लेकिन रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत हैं। यदि गोविंद जी की तरह सोच समझकर हम फैसला लें तो रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं और हालात भी सुधारे जा सकते हैं। यदि आपको यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।